इस लेक्चर में हम थोड़ी सी कूलम लॉ की एप्लीकेशन को देखने वाले हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि कूलम लॉ क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि कूलम लॉ क्या बोलता है, डेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हमने देखा था कि कूलम लॉ होता है। ठीक है, आज हम क्या बात करने वाले हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं। एप्लीकेशन से मेरा क्या मतलब है कि कूलम लॉ की हेल्प से और किन किन चीज़ों का हम फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे कि ये तो हमें बस दिया गया था किन के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, बट लेट से हमें पॉइंट चार्ज के अलावा किसी चीज़ का फील्ड कैलकुलेट करना है। लेट से हमारे पास एक लूप है, ठीक है, ये सर्कुलर लूप है। तो हमें कोई बोल दे कि इसके कारण इसके सेंटर से जो एक्सिस जाली है उससे आर डिस्टेंस पे अगर अपने को फील्ड निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे। अब कूलम लॉ से डायरेक्टली तो इसका आंसर नहीं आ सकता है, बट फिजिक्स में एक और लॉ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम कूलम लॉ को अगर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के साथ अप्लाई कर दें, मिक्स कर दें, तब शायद हमें इसका आंसर मिल सकता है। अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, हम थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें f ऑफ x प्लस वाई को हम f ऑफ x प्लस f ऑफ वाई लिख सकते हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम सिर्फ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं। अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का बेनिफिट क्या होगा, लेट से हमें ये तो नहीं पता कि इस पूरे लिंक के कारण फील्ड क्या होगी, बट हमें ये पता है कि अगर यहाँ पे एक छोटा सा अगर हम पॉइंट चार्ज इस लिंक पे पॉइंट कर दूं, इस लिंक का मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, तो छोटा सा एलिमेंट क्या है, एक पॉइंट चार्ज के लिए की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं इस आर डिस्टेंस के लिए, क्योंकि वो छोटा सा चार्ज का जो रेडियस होगा वो इस वाले आर से तो बहुत ही छोटा होगा, तो हम इसको पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। तो इस पॉइंट के चार्ज के कारण क्या अब हम यहाँ पे फील्ड लिख सकते हैं, द आंसर इज यस। अब हम कूलम लॉ को यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करके यहाँ पे इस छोटे से चार्ज के लिए लिख सकते हैं। अब क्या है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो एक्सपेरिमेंटली पाया गया ना कि इस वाले सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो अब हम इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को यूज करेंगे। ओके, तो हमें ये बात पता है कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो करता है। तो हम क्या करेंगे ना कि यहाँ छोटे छोटे पॉइंट चार्ज इस रिंग के उठा लेंगे, इस लूप के छोटे छोटे पॉइंट चार्ज को हम उठाएंगे जितने भी हैं, और सबके कारण यहाँ पे फील्ड लिख देंगे, और सबको क्या कर देंगे, चूंकि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबके कारण जो यहाँ पे फील्ड आ रही है उनको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करते ही क्या होगा, हमें इस पूरे लूप के कारण यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी वो हमें पता चल जाएगी। ओके, तो हम वही अभी ऐड करना स्टार्ट करते हैं। कैसे ऐड करना है, तो मैंने क्या बोला ना कि अपने पास एक लूप था, तो मैंने सबसे पहले एक लूप बना लिया। अब इस पे क्या गिवन है अपने को, इस पे जो चार्ज था वो Q था और इसकी जो रेडियस है वो आर है, ये बात दोनों गिवन है। और जो हमें फील्ड निकालना था वो इससे लेट से x डिस्टेंस पे निकालना है। तो मैंने क्या किया ना कि यहाँ पे एक dq एलिमेंट लिया। फिर dq क्या हो जाएगा अपना, dq क्या हो जाएगा, छोटा सा चार्ज है तो dq क्या हो जाएगा, q अपॉन 2 पाई आर होगा वैसे तो। ओके, तो ये dq की वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने क्या किया ना कि इसके जस्ट अपोजिट, डायमीटर के जस्ट अपोजिट एक और dq चार्ज लिया, और दोनों के कारण मैंने फील्ड लाइन ड्रॉ की। तो इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो तो इस डायरेक्शन में आएगी, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। और अगर ए एंगल को मैं अल्फा बोल रहा हूँ तो ए एंगल भी अल्फा ही होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, मेरे ख्याल से इतनी ज्योमेट्री तो आपको आती होगी। अब मैंने क्या किया ना कि इस ई के दो कंपोनेंट किए, एक ई एक्स और एक ई वाई, और नीचे वाले ई के भी दो कंपोनेंट किए। ओ सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया ना, ई वाई और ई एक्स, और ई वाई
और इसका भी एक क्या आएगा, ई एक्स आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चूंकि अल्फा दोनों में सेम है, और ए वाली डिस्टेंस अगर इसको मैं कुछ भी ए बोल दूं तो दोनों के लिए ए भी सेम है। तो आपको पता है फोर्स की मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे सेम आएगी। अगर एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपन आर के क्यू वन अपन आर स्क्वायर लिखेंगे, ये क्या होता है के क्यू अपन आर स्क्वायर, तो क्यू तो दोनों का डी क्यू ही है और आर दोनों में ए ही है। तो इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आएगी वो क्या मैग्नीट्यूड इस वाले पॉइंट पे सेम आएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं यू आई कंपोनेंट भी सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि अल्फा सेम है। तो जो भी ई आएगा उसका हम साइन वाला कंपोनेंट लेंगे, ठीक है, ई साइन अल्फा लेंगे जो कि ई वाई आएगा। तो आप देख सकते हैं ई वाई दोनों के लिए सेम आला है, बट यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी नीचे की तरफ है तो इसकी ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे जो ई वाई है वो कैंसिल हो जा रहा है, ई वाई क्या है, कैंसिल हो जा रहा है दोनों जगह से। तो अगर यू आई यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है तो बचा कौन सा कंपोनेंट, ई एक्स में होगा। इनफैक्ट आप कोई भी यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो उसके अपोजिट दूसरा एलिमेंट हमें मिल ही जाएगा जो उसके ई वाई वाले कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। तो मतलब जो नेट ई वाई है, ई वाई नेट, वो तो आपका 0 आ जाएगा। तो अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, ई एक्स। तो हम थोड़ा सा ई एक्स कैलकुलेट करने पर अब ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ई एक्स क्या हो जाएगा, पहले तो हम ई लिख देते हैं जो यहाँ पे नेट ई आएगा, ओके डी क्यू अपॉन इस वाले डिस्टेंस का स्क्वायर होगा जिसको मैंने ए बोला था। अब ध्यान से देखिए, अगर ए वाला चीज़ आर है और ए वाली चीज़ एक्स है तो ए क्या एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है तो उस अंडर रूट का स्क्वायर से तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये तो हो गया नेट ई। अब इसका हमें क्या करना है, ई एक्स निकालना है। तो ई एक्स जो कि ई नेट के इक्वल भी होगा फाइनली, वो कितना हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस एल्फा, कॉस एल्फा। और कॉस एल्फा की वैल्यू क्या है, कॉस एल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वाली एक्स डिवाइडेड बाय ए वाली ए, और ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, के डी क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, और इधर से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो पहले से अवेलेबल था ही। तो जो ई एक्स की अपनी जो ई नेट आएगी अपनी, वो ई नेट आ जाएगी के इंटीग्रल डी क्यू, अच्छा ये एक्स नहीं डी एक्स है, ओके डी एक्स है, ओके। तो ई नेट क्या हो जाएगी, इंटीग्रल डी क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ से ई नेट आ गया के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला आप एज इट इज़ याद कर लें और इसका डेरिवेशन भी याद कर लें। अगर आपको बोर्ड के हिसाब से पढ़ाई कर लें तो जेई मेंस या फिर जेई एडवांस के हिसाब से बस ये फार्मूला आपके लिए सफिशिएंट है, बस फार्मूला याद कर लें। माइंड में एक बार मेथड ध्यान में रखें ताकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई नया शेप आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हेल्प से कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का फील्ड। वैसे जनरली जितने भी फील्ड आप फर्दर निकालने होंगे इजीली गॉस लॉ से निकल जाएंगे। गॉस लॉ क्या है ये आगे हम बात करेंगे, बट फिर भी आप ये तरीका भी याद रखें क्योंकि काफ़ी वाले काम आती है, काफ़ी बार गॉस लॉ अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अब जो हमें नेक्स्ट चीज़ पे बात करनी है, कूलम लॉ के हेल्प से हम अब नेक्स्ट जिस चीज़ का निकालने वाले हैं फील्ड वो है एक वायर जो कि है L लेंथ की और इस पे चार्ज Q है। तो अब इस वायर का हमें निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ से y डिस्टेंस हमें ये वायर दिया गया है और हमें क्या बोला गया ना, यहाँ से r डिस्टेंस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे E निकालनी है, ओके। और हमें ये गिवन है
कि ए वाली जो एंगल है वो θ2 है और ए वाली जो एंगल है वो θ1 है। ओके फाइन। और अपने को क्या करना है, अपने को इस वाले पॉइंट पे ई कैलकुलेट करना है। तो मैंने ना आपके लिए, चूंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा गंदी है और मैं अभी करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले से ही करके रखा है। तो मैं बस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट्स नॉट ओपनिंग यार। आई डोंट नो वाले बोर्ड स्लाइड ओपन क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूँ, 2 मिनट ही तो लगेगा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया ना, अपन यहाँ से y डिस्टेंस पे एक छोटा सा dy एलिमेंट ले लिया और ये dy क्या करना है ना, इसके साथ फाई एंगल बना लिया। ओके, तो ये dy क्या कर रहा है, इसके साथ फाई एंगल बना रहा है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई। तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम d लिखते हैं। तो यहाँ पे dy में जो dq होगा वो dq किसके बराबर हो जाएगा, q बाई एल इंटू डी वाई। ये डी क्यू जो यहाँ पे चार्ज होगा डी वाई में वो इसके इक्वल हो जाएगा। हम डी लिख लें तो डी क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, ये क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। मैं एक बार फिर से स्लाइड चेक कर लेता हूँ, अगर ओपन हो जाए तो। नहीं हो रही, कोई नहीं। तो डी क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन ए वाली डिस्टेंस। तो ए वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अगर ए डिस्टेंस आर है तो ए वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर सेक फाई। ओके, तो जो डी आ जाएगा के डी क्यू अपॉन आर सेक फाई का होल स्क्वायर, ये डी आ जाएगी। ओके, तो देखिए ए वाली जो डी है इसके भी दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं, एक तो डी ई एक्स और दूसरा डी ई वाई। ओके, तो हम पहले तो अगर हम डी ई वाई लिखें तो डी ई वाई कितना हो जाएगा, के क्यू डी वाई साइन फाई अपॉन एल आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। ये क्या हो जाएगा, डी ई वाई हो जाएगा। और डी ई एक्स की हम बात करें तो के फाई डी वाई कॉस फाई अपॉन एल आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। मैं एक एक चीज़ समझाता हूँ। मैंने क्या किया ना, एक तो चूंकि ई एक्स निकालना था तो कॉस फाई तो उस ई एक्स वाला कंपोनेंट हो गया, ठीक है। और हमने क्या किया ना, यहाँ पे जो डी क्यू था उसको इससे रिप्लेस कर दिया, तो डी क्यू को रिप्लेस किया तो ये क्यू आ गया, ये डी वाई आ गया और ये नीचे एल आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा कि डी ई एक्स कैसे लिखा हमने, ठीक है। अब अपने को एक और बात यहाँ से दिख रही होगी, अगर हम tan फाई की बात करें तो tan फाई अपने को क्या आ जाएगा, वाई बाई आर आ जाएगा tan फाई। आई होप ये बात आपको दिख रही होगी, क्यों, क्योंकि ए वाली चीज़ वाई है और ए वाली चीज़ आर है, और जो ए एंगल है यही तो फाई है, वर्टिकली अपोजिट है तो फाई 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 ही होगा। तो tan फाई वाई बाई आर हो गया। ओके, तो मैं थोड़ा जूम आउट करूँगा। आई होप इतनी बात आप सबको समझ में आई होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y इक्वल टू आर tan फाई। यहाँ से हम लिख सकते हैं dy इक्वल टू आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई। आई होप इतनी बात क्लियर आएगी, क्यों, इसको मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, डी वाई आ गया तो हम डी ई एक्स को हम फिर से लिख रहे हैं। तो डी एक्स कितना आ जाएगा, के क्यू कॉस फाई। हम क्या करेंगे, डी वाई को ना डी फाई के टर्म में लिखेंगे इस वाले इक्वेशन में, डी एक्स वाले में। ओके, तो क्या आ जाएगा ना, एक सेकेंड, तो के क्यू कॉस फाई आर
सेक स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन एल आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ये डी एक्स बनेगा। ओके, अब डी एक्स को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो डी एक्स क्या आ जाएगा, तो हम अब ई एक्स की बात करते हैं, तो ई एक्स क्या आ जाएगा ना, के क्यू आर अपॉन एल आर स्क्वायर इंटीग्रल माइनस थीटा टू। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे मैं माइनस थीटा टू लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ से हम थीटा को मेजर करने जा रहे हैं। ओके, तो अगर थीटा वन को हम इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो ये वाली डायरेक्शन अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो इसलिए थीटा टू को हम नेगेटिव लेंगे। ओके, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, थीटा वन को हम इस वाले डायरेक्शन में मेजर कर लें और थीटा टू को इस वाले डायरेक्शन में मेजर कर लें, तो इसलिए थीटा टू को नेगेटिव ले लें। आप दोनों में से किसी एक को नेगेटिव ले सकते हैं। तो माइनस थीटा टू से थीटा वन कॉस फाई डी फाई। अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ई एक्स जो मिल जाएगा वो ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी के लैम्डा बाई टू। लैम्डा क्या हो गया ना, जो ये टोटल चार्ज क्यू था ना, तो लैम्डा इक्वल टू क्या है, क्यू बाई एल है और कुछ नहीं है। तो के लैम्डा बाई टू साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन, ये अपने क्या आ जाएगा, ई एक्स आ जाएगा। और अपना जो ई वाई आएगा वो आ जाएगा के लैम्डा बाई टू कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ये अपना ई वाई हो गया और ये अपना ई एक्स हो गया। अब यहाँ पे दो और बातें हमें जाननी है, ठीक है। अब ई एक्स और ई वाई को तो एज इट इज आप याद कर लें और डेरिवेशन को भी ध्यान में रखें बोर्ड्स एग्जाम के लिए। जेई मेंस और जेई एडवांस के हिसाब से भी डेरिवेशन ध्यान लें तो बढ़िया बात है। मेंस के हिसाब से बस आप फॉर्मूला याद कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी मस्त चल जाएगी। अब यहाँ पे कोई भी आपसे फाइनाइट वायर के बारे में नहीं बात करता है, आपसे बात करेगा इनफाइनाइट वायर में। तो इनफाइनाइट वायर में क्या होगा ना, इनफाइनाइट वायर मतलब यहाँ पे आर। अब इनफाइनाइट वायर का क्या मतलब होगा, अगर लेट्स से इसकी लेंथ 1000 मीटर है और आपसे कोई 0.1 सेंटीमीटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया ना, ठीक है, तो इसको हम इनफाइनाइट बोलेंगे और इसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। तो इनफाइनाइट मतलब क्या, लेंथ ऑफ द वायर बहुत ज़्यादा है उस डिस्टेंस के कंपेयर में जिस डिस्टेंस पे हमें फील्ड पूछा गया है। तो इनफाइनाइट हो गया, तो इसका क्या मतलब हो गया, ध्यान से देखें। इनफाइनाइट में थीटा वन और थीटा टू क्या हो जाएगा, थीटा वन देखिए ए ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगा, तो थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू पाई बाई टू हो जाएगा। और जैसे ही पाई बाई टू अगर आप डालेंगे, ठीक है, तो पाई बाई टू डालने में ई एक्स क्या हो जाएगा, ई एक्स अपना हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर। ओके, और ई वाई कितना हो जाएगा, ई वाई आपका हो जाएगा 0। ओके, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। किसी को कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी थी, यहाँ पे नीचे 2 नहीं होगा, यहाँ पे नीचे R होगा, ये मिस्टेक हो गया था मेरे से। ओके, तो आई होप मैंने क्लियर कर दी। अगर आप इंटीग्रेट करो तो 2 नहीं है, यहाँ पे R आएगा, तो मैंने गलती से 2 लिख दिया था, आई एम रियली सॉरी, बट मैंने सही कर दिया है, ठीक है। तो ई एक्स कितना आ जाएगा, 2 के लैम्डा बाई आर आ जाएगा और ई वाई 0 आ जाएगा। यहाँ पे आप डाल दें पाई बाई टू तो ये 2 हो जाएगा। तो आई होप इतनी बात क्लियर है। जैसे इनफाइनाइट हो गया ना, वैसे ही सेमी इनफाइनाइट के लिए भी हम बात कर लेते हैं। अब सेमी इनफाइनाइट में क्या होगा ना, थीटा वन तो आपका 0 हो जाएगा और थीटा टू जो होगा वो पाई बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ई एक्स होगा ना वो इक्वल टू ई वाई आता है, आप यहाँ पे डाल के देख लें, और ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, के लैम्डा बाई आर के इक्वल आ जाएगा जब अपना वायर सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब कुछ नहीं, हमसे ए वाली लेंथ वही बहुत बड़ी है, बहुत कम डिस्टेंस पे पूछा है, लेकिन इस वाले पॉइंट पे मतलब जहाँ पे एक एंड हमें दिख रहा है, ए वाली मतलब लेट से वायर है, तो हमसे यहाँ पे कहीं पूछा है फील्ड, यहाँ पे जहाँ पे पेन का पॉइंट मैं कर रहा हूँ, तो ये देखो ये डायरेक्ट इसके पैरेलल है जो अपर एंड है, तो इसके और बहुत पास में पूछा है। ओके, तो नीचे वाला एंड तो हमें दिखेगा नहीं, लेकिन ए वाला दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो ए एंगल तो 0 हो गया अपना, और ए एंगल कितना हो गया, पाई बाई टू हो गया। तो सेमी इनफाइनाइट का ये मतलब हुआ।
ओके, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा, जो भी है अगर नहीं लिखे हैं तो आप एक बार लिख लें, मैं जूम कर देता हूँ वापस से, पॉज कर करके आप लिख लें, मैं जूम करते हुए सबको शो कर देता हूँ, तो आप एक बार पॉज करके इसको वीडियो को आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूँगा। होमवर्क ये है ना कि अपने पास, जैसे कि हमने अभी रिंग का निकाला, तो ऐसे ही वॉयल का निकाला, तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क का निकालना है। मैं तरीका बता देता हूँ कैसे निकालना है। अब ये डिस्क हो गया, ठीक है। तो डिस्क में हम एलिमेंट कैसा लें, तो आपको क्या पता है, आपको एक रिंग के कारण पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो हम आप क्या कर लेना, यहाँ से आर डिस्टेंस पे जाना और एक रिंग ले लेना, और इस रिंग के कारण आपको इस वाले पॉइंट पे फील्ड पता है। तो ऐसे अगर एलिमेंट लोगे और इसको इंटीग्रेट कर दोगे फ्रॉम आर इक्वल टू जीरो से आर इक्वल टू आर के लिए, तो क्या आपको इस पूरे डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ जाएगी। तो आपका होमवर्क ये है कि आप इस डिस्क के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके एक्सिस पे, वो आप कैलकुलेट करके लाइएगा। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ और नई बातें, जिसको हम कहते हैं फील्ड लाइन। फील्ड लाइन के बारे में हम कल बात करने जा रहे हैं। तो फील्ड लाइन क्या है, फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट कहाँ आया, ये सारी बातें हम करेंगे अगले लेक्चर में, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि फील्ड लाइन क्यों आया। तो आप में से बहुत लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, सर माइकल फैराडे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे जो मैक्सिमम काम किया है ना, ये इन्होंने ही किया है। ये वैसे तो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, और एक क्या करते थे ना, एक बुक बाइंडिंग के शॉप पे, जहाँ पे किताबें स्टिच होती है, फट जाती है तो उसको सिलने का काम करते थे, वो वाली इनकी काम थी। तो वहाँ पे बहुत जो किताब उनकी बुक बाइंडिंग शॉप थी, एक बहुत ही अच्छे फिजिक्स की लेबोरेटरी के आसपास थी, पता नहीं मैं श्योर नहीं, ऐसा मैंने सुना है। तो वहाँ पे एक बुक बाइंडिंग करते थे, तो वहाँ पे लोग फिजिक्स की बुक्स लेके आया करते थे बाइंडिंग के लिए, तो वो उनको बाइंडिंग के लिए जब तक लगते थे ना, तो वो पढ़ भी लिया करते थे उसको। ओके, तो इस तरीके से उनकी फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगी। बाद में मुझे साइंटिस्ट का तो नाम याद नहीं है, किसी साइंटिस्ट ने उन्होंने नोटिस किया कि इनको फिजिक्स बहुत आती है, तो उनको एज ए असिस्टेंट अपने लैब में रख लिया। तो हालांकि वो बहुत गरीब फैमिली से थे और कभी स्कूल वगैरह गए नहीं थे, तो उनको मैथ्स बिल्कुल ना के बराबर आती थी। तो उन्होंने अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उनको नहीं समझ में आता था कि क्यू बाई एक्स स्क्वायर क्या है, उनको इस चीज़ से घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो उनको चीज़ें समझ में नहीं आती, तो उनको नहीं पता था कि एक्स 1/x² का ग्राफ क्या है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए उन्होंने क्या किया ना, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। ठीक है, उन्होंने सब कुछ फील्ड लाइन पे, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को उन्होंने पूरे फील्ड लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। कैसे एक्सप्लेन किया, किस तरीके से किया, ये तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, बट ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट था इनका। मतलब मैं अगर फिजिक्स के हिस्ट्री में बात करूंगा, तो ये पहले और शायद से आखिरी ऐसे बंदे थे ना जिनकी दिल की फीलिंग और फिजिक्स एक ही हुई। ये पहले बंदे थे जिनकी फिजिक्स में दिल की फीलिंग सही साबित हुई। इससे पहले न्यूटन को फील आया था कि लाइट वेव नहीं पार्टिकल होता है, आप सबको पता है कि उसके 300 साल बाद वो गलत प्रूफ हो गया। ठीक है, आइंस्टीन को भी दिल की फील आई कि, माना कि मैंने इतनी कुछ बातें कर दी है, बट क्वांटम फिजिक्स जो है ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। उनके ज़िंदगी में ही गलत प्रूफ हो गया कि क्वांटम फिजिक्स एग्जिस्ट करता है, वो गलत है कि नहीं एग्जिस्ट करता है। तो दिल की फील जिनको भी आई वो आज तक सब गलत रहे, बस एक एक्सेप्शन है, वो माइकल फैराडे है। उन्होंने पूरी दिल के फील पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म निकाली और वो 100% वर्किंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इन्हीं के कॉन्सेप्ट को यूज करके गॉस ने, मैक्सवेल ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इक्वेशन दिए। ठीक है, बट जो बेसिक फंडा था वो इन्होंने कहाँ से लिया था, माइकल फैराडे के थ्योरी से ही लिया था। तो इन्होंने बिना मैथ्स यूज किए हुए पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बना दी थी। और ये इतने जीनियस इंसान है, इतने जीनियस इंसान है कि आइंस्टीन इनकी फ़ोटो अपने स्टडी रूम में लगा के लगता है। तो आप समझ सकते हैं इनका मतलब जो औहदा है फिजिक्स में। तो काफ़ी ग्रेट इंसान थे। थ्योरेटिकल फिजिक्स में मेरे खुद के फेवरेट इंसान हैं। तो कभी भी इनका नाम लीजिए तो फैराडे मत बोला कीजिए, सर माइकल फैराडे बोला कीजिए। नाम से पहले सर लगाना के बिना इनका नाम लेना मतलब इनकी बहुत बड़ी बेइज्जती है, फिजिक्स की बेइज्जती है, तो कभी ऐसा ना करें। जब भी बोले सर माइकल फैराडे ही बोले। ठीक है, तो इनके फिजिक्स में बहुत एहसान रहे हम पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरी इन्होंने बिना मैथ्स के दे दी, तो हम
इनके हेल्प से पढ़ेंगे पूरी। अगले लेक्चर में फील्ड लाइन पढ़ेंगे, क्या होती है फील्ड लाइन, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, हमारी ज़िंदगी को आसान कैसे बनाता है, हम सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय।